नमस्कार। आज हमारे पास आशीष गुप्ता का लिखा एक लेख है जिसका शीर्षक है सफलता मानसिकता में बदलाव और सामाजिक न्याय। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये एक सवाल खड़ा करती है। जब कोई बाहरी दुनिया में सब कुछ जीत लेता है तो क्या वो अंदर से भी उतना ही अमीर महसूस करता है, या फिर असली खोज वहीं से शुरू होती है जहां सफलता की परिभाषा खत्म हो जाती है। यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि हम आशीष गुप्ता के सफर के जरिए यही देखने वाले हैं। एक निम्न वर्गीय परिवार से निकलकर कॉर्पोरेट जगत की चोटी तक पहुंचना और फिर उस चोटी पर खड़े होकर यह महसूस करना कि शायद शायद वो गलत पहाड़ पर चढ़ गए हैं। ये कहानी महत्वाकांक्षा की है, मोहभंग की है और फिर एक नए मकसद की तलाश की है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो 5वीं कक्षा तक पढ़ाई में कमजोर था, जीवन संघर्षों से भरा था, इंजीनियर बनने का सपना था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो पूरा नहीं हो सका। ये कोई असाधारण शुरुआत तो नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं। हम्म। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। हम्म। एक तरफ उनकी शुरुआती अकादमिक विफलता हम्म। शायद ये दिखाती है कि वो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में फिट नहीं बैठ रहे थे। हाँ। हो सकता है रटने और परीक्षा पास करने का तरीका उनके लिए बना ही ना हो। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ उनका बाद में कॉर्पोरेट जगत में इतनी तेजी से सफल होना हम्म। ये बताता है कि उनमें व्यावहारिक बुद्धि थी, हम्म। जिसे हम स्ट्रीट स्मार्ट्स कहते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लोगों को समझने की कला शायद शुरू से ही थी, हम्म। जिसे स्कूल के नंबर माप नहीं पाए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यही हुआ। 10वीं के बाद उन्होंने परिवार को सहारा देने के लिए ट्यूशन बढ़ाना शुरू किया। बीएससी में दाखिला लिया, लेकिन क्लास नहीं जा पाए और गणित में फेल भी हो गए। लेकिन फिर उन्होंने अखबार में एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव का विज्ञापन देखा, इंटरव्यू दिया और चुन लिए गए। कोई एमबीए नहीं, कोई बड़ी डिग्री नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर। और यही उनके करियर का लॉन्च पैड बन गया। लेख में वे जिस तरह से अपने शुरुआती दिनों का जिक्र करते हैं, वो किसी फिल्म जैसा लगता है। पुणे के एक आलिशान होटल में 16 दिन की ट्रेनिंग, सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो उनके लिए बिल्कुल नई थी। फिर दिल्ली, चंडीगढ़ और एक के बाद एक बड़ी कंपनियों में प्रमोशन, वो सेल्स के चैंपियन बन गए। तो कुछ ही सालों में वे ट्यूशन पढ़ाने वाले एक छात्र से एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में डिप्टी चीफ मैनेजर बन गए। उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसे आम तौर पर सफलता का पैमाना माना जाता है। पैसा, पद, 5 स्टार होटलों में रुकना, फ्लाइट्स में सफर करना, अपना घर, अपनी गाड़ी। जी। बाहरी तौर पर तो तस्वीर एकदम परफेक्ट थी। लेकिन क्या इस सफलता की कोई कीमत थी? लेख में कहीं ना कहीं ये इशारा मिलता है कि जैसे जैसे उनका कॉर्पोरेट ग्राफ ऊपर जा रहा था, शायद शायद उनके व्यक्तिगत रिश्ते उतने ही उलझते जा रहे थे। अक्सर ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति अपने करियर में पूरी तरह डूब जाता है तो जीवन के दूसरे पहलू नजरअंदाज हो जाते हैं। मुझे लगता है कि उनके जीवन का अगला मोड़ इसी तनाव से पैदा हुआ। हाँ, और यहीं से कहानी एक अंदरूनी मोड़ लेती है। 2018 में अपने करियर के पीक पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। नौकरी छोड़कर अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी digitally-success.com शुरू की। ये सिर्फ एक करियर चेंज नहीं था, ये एक पूरी तरह से दिशा बदलने जैसा था, एक कर्मचारी से उद्यमी बनना। और इस दौरान उनकी दिलचस्पी भी बदल रही थी। वे आईएसबी हैदराबाद और टाइम्स ग्रुप जैसे संस्थानों के सम्मेलनों में जाने लगे। उनका दायरा अब सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग से बढ़कर शिक्षा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और यहाँ तक कि रिलेशनशिप कोचिंग तक पहुंच गया। ये ऐसा है जैसे वे बाहरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते अब इंसानी मन की आंतरिक दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बदलाव के पीछे की वजह सिर्फ पेशेवर जिज्ञासा नहीं थी। वे अपने लेख में बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर वे बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। परिवार से भावनात्मक सहारा न मिलना, ब्रेकअप, तलाक और सालों का अकेलापन। ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट दुनिया की चकाचौंध उनके अंदर के खालीपन को भर नहीं पा रही थी। और अक्सर जीवन की ऐसी ही व्यक्तिगत चोटें हमें सबसे गहरे सबक सिखाती हैं। जब बाहरी सफलता आपको अंदर से शांति देने में नाकाम हो जाती है, तब इंसान क्यों पूछना शुरू करता है, सफलता क्यों, पैसा क्यों, रिश्ते क्यों? और यहीं से आशीष गुप्ता एक सेल्स मैनेजर से एक शोधकर्ता और एक दार्शनिक बनने के सफर पर निकल पड़ते हैं। बिल्कुल, यहीं से उनके जीवन का तीसरा और सबसे अनोखा चरण शुरू होता है। अपने टूटे हुए रिश्तों और अकेलेपन से जूझते हुए उन्होंने मानव व्यवहार, रिश्तों और महिलाओं के मनोविज्ञान पर गहरा शोध करना शुरू किया।
उनका मकसद सिर्फ अपने लिए जवाब ढूंढना नहीं था, बल्कि वे एक ऐसा सिस्टम या मानसिकता खोजना चाहते थे जिससे दूसरे लोग भी एक खुशहाल जीवन जी सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। वो अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को एक सार्वभौमिक खोज में बदल रहे थे। वो पीड़ित बने रहने के बजाय एक एनालिस्ट बन गए, एक विश्लेषक। उन्होंने अपनी ही जिंदगी को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो बड़े पैटर्न समझ सकें। और उनकी ये खोज सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने समाज के एक और बड़े विभाजन पर शोध करना शुरू किया, अमीर और गरीब के बीच का अंतर। वे उनकी मानसिकता, उनके परिवेश और उनके अवसरों को समझने की कोशिश करने लगे। मतलब वे यह जानना चाहते थे कि आखिर कुछ लोग सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ क्यों पीछे रह जाते हैं। और इसी क्रम में वे एक और बहुत ही जटिल और कह सकते हैं विवादास्पद क्षेत्र में उतरते हैं, कानून और अपराध। अपनी व्यक्तिगत कानूनी अनुभवों से प्रेरित होकर वे अपराध के मामलों का अध्ययन करना शुरू करते हैं। हाँ, और इसी अध्ययन के आधार पर वे अपने लेख में एक बहुत ही मजबूत और ध्यान खींचने वाला दावा करते हैं। वे लिखते हैं कि उनके विश्लेषण के अनुसार लगभग 90% आपराधिक मामलों में, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, किसी न किसी महिला की संलिप्तता होती है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा दावा है और यहाँ ये सोचना जरूरी है कि इस तरह के निष्कर्ष व्यक्तिगत अनुभवों से कैसे आकार लेते हैं। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो 90% वाला आंकड़ा है, ये उनका अपना ऑब्जर्वेशन है, उनके लेख से। जी बिल्कुल। ये कोई समाजशास्त्रीय या एकेडमिक स्टडी नहीं है। जी, ये उनके निजी संघर्षों और अध्ययन का निचोड़ है। एक अपराध विशेषज्ञ शायद अपराध के पीछे सामाजिक आर्थिक असमानता, व्यवस्थागत खामियों या मानसिक स्वास्थ्य जैसे कई और कारणों पर ज्यादा ध्यान देगा। सही बात है। और वे इसे सिर्फ एक आंकड़े के तौर पे पेश नहीं करते, बल्कि वे इसे न्याय व्यवस्था की बड़ी खामियों से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि कई कानून बहुत सामान्यकृत हैं और हमारी न्याय व्यवस्था पक्षपाती और गलत है, जिसका खामियाजा अक्सर निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। वे कानूनी प्रणाली के दुरुपयोग पर भी चिंता जताते हैं। और यहीं पर उनके जीवन के सभी अनुभव, कॉर्पोरेट दुनिया का संघर्ष, व्यक्तिगत रिश्तों का दर्द और कानूनी लड़ाइयां सब मिलकर एक दर्शन का रूप ले लेते हैं। वे इन सभी समस्याओं की जड़ एक ही जगह देखते हैं। उनके लिए चाहे वो कॉर्पोरेट जगत का लालच हो, टूटे हुए रिश्ते हों या समाज में अपराध, इन सब के पीछे एक ही कारण है। और वो कारण है गलत मानसिकता। उनका पूरा दर्शन इसी एक विचार पर आकर टिक जाता है। वे कहते हैं कि हम जीवन का असली उद्देश्य भूल गए हैं। हम सब यहाँ अस्थायी हैं, फिर भी हम संपत्ति, जायदाद और भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम इंसानों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय चीजों पर कर रहे हैं। एक बहुत ही मौलिक बदलाव है। वे भौतिक दुनिया की समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर खोज रहे हैं। ये एक तरह से सिस्टम को ठीक करने के बजाय इंसान को ठीक करने की बात है। उनका तर्क है कि अगर हर व्यक्ति अपनी मानसिकता को ठीक कर ले, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ ले, तो समाज की बाहरी समस्याएं जैसे अपराध और असमानता अपने आप खत्म हो जाएंगी। और अब वे इसी दर्शन को अपना मिशन बना चुके हैं। उनका लक्ष्य अब पैसा कमाना या प्रमोशन पाना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिकता को बदलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करना है। वे कहते हैं कि अगर हम बच्चों को जन्म से ही सही मानवीय मूल्य सिखाएं, तो वे भविष्य में अच्छे नागरिक बनेंगे और समाज की मदद करेंगे। ये जड़ पर काम करने जैसा है। आमतौर पर समाज फल पर प्रतिक्रिया देता है। अपराध होने पर सजा देना, गरीबी होने पर सहायता देना। वे कह रहे हैं कि अगर हम परवरिश और मानसिकता जैसी जड़ों को सींचें, तो कड़वे फल लगेंगे ही नहीं। ये एक बहुत ही आदर्शवादी दृष्टिकोण है, लेकिन यह उनके जीवन के सफर का तार्किक निष्कर्ष है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बातों या लेखों तक सीमित नहीं है। वे जल्द ही डिजिटल सक्सेस नाम से अपने YouTube चैनल पर अपने अनुभव साझा करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा कदम उन्होंने असल जिंदगी में उठाया है। उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया है? जी हाँ, और ये कदम उनके पूरे दर्शन को एक ठोस आकार देता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं रह जाता, ये एक जीती जागती मिसाल बन जाता है। यह एक बहुत शक्तिशाली कदम है। बातें करना एक बात है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी उठाकर उसे अपने मूल्यों के अनुसार ढालने की कोशिश करना, ये उस दर्शन को जीने के बराबर है। अगर हम इसे उनकी यात्रा से जोड़कर देखें तो यह बहुत अर्थपूर्ण है। उन्होंने जीवन की शुरुआत भौतिक संपत्ति बनाने से की, घर, कार, पैसा, और अब वे अपनी विरासत के रूप में एक इंसान को तैयार कर रहे हैं जो उनके मूल्यों को आगे बढ़ाएगा,
या भौतिक संपत्ति से मूल्यों की विरासत की तरफ एक पूरा चक्र है। एक ऐसा सफर जो सेल्स के टारगेट से शुरू होकर जीवन के उद्देश्य की खोज तक पहुंचा। ये हमें दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत संघर्ष हमें बड़े सामाजिक और दार्शनिक सवालों की ओर धकेल सकते हैं और कैसे सफलता की पारंपरिक परिभाषा किसी के लिए अधूरी साबित हो सकती है। बिल्कुल। और ये पूरा विवरण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों का सामना करता है तो वो अक्सर दुनिया को समझने के लिए एक मजबूत निजी दर्शन विकसित करता है। ये दर्शन उसके अपने अनुभवों की आग में तपकर बना होता है और इसलिए उसे पूरी तरह सच लगता है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव से निकले सच, जो उसके लिए अकाट्य है, और समाज की व्यापक, अधिक जटिल और अक्सर विरोधाभासी सच्चाइयों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है। एक व्यक्ति का निजी दर्शन, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सार्वभौमिक परिवर्तन का ढांचा कब और कैसे बन सकता है, और वो कौन सी रेखा है जहां व्यक्तिगत अनुभव की सीमाएं शुरू होती हैं और एक अधिक समावेशी समझ की जरूरत पड़ती है।